हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल लॉ और टॉपिक है हमारा ICESCR 1966 यानी कि इंटरनेशनल कवर्नेंट ऑन इकोनॉमिक सोशियो एंड कल्चरल राइट्स 1966। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि कन्वेंशन और कवर्नेंट में फ़र्क क्या होता है। ये दोनों ट्रीटीज़ होती हैं इंटरनेशनल लॉ में, ये बाइंडिंग नेचर की होती हैं, यानी कि अगर आपने इसको साइन कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है, तो आप पे इसका लीगल बाइंडिंग इफेक्ट होगा। कवर्नेंट जो होता है वो सब पे लागू हो जाता है, जैसे कि ICCPR, ICESCR, ये सब पे लागू है। लेकिन अगर मैं बात करूं चाइल्ड राइट्स की या मैं बात करूं रेफ्यूजीज़ की, माइग्रेंट्स की, तो इनके लिए अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होगी तो वो होगी एक कन्वेंशन, ये एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस्ड होती है। इसके बारे में समझते हैं। ICESCR जो है वो बिल्कुल हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह है, जो हमारा पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। यानी कि ये बात करता है सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स की। जो हमारा ICCPR है वो बात करता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, जो सबको मिलती हैं। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स होती हैं, जो बताता है ICESCR, वो केवल तब मिल सकती हैं जब आपके पास वैसी सोसाइटी हो, वैसी सोशल कंडीशंस हो और वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस हो। अगर आपकी कंट्री बहुत पुअर है तो आपको वो फ्री एजुकेशन या फ्री हेल्थ केयर नहीं दे सकती। इसीलिए ये जो नेचर है इसका, वो है सोशियो इकोनॉमिक नेचर, जस्ट लाइक अ DPSP। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि 1966 का है और लागू हुआ 1976 में। इसका रीज़न उन्होंने बताया है आर्टिकल 27, जो ये कहता है कि जब इसको 35 कंट्रीज़ या नेशंस, या अगर हम इंटरनेशनल लॉ में बोलें तो स्टेट्स, इस पे साइन या रेटिफाई कर देंगी, उसके 3 महीने बाद ये लागू हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूं और घर में कोई ना खाए, इससे अच्छा ये है कि मैं पिज़्ज़ा को ऑर्डर करने से पहले 4-5 लोगों की सलाह ले लूँ घर के अंदर, ताकि ये पिज़्ज़ा वेस्ट ना हो जाए। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई कवर्नेंट आ जाएगा और कोई इसको मानेगा नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए इसको लागू करने से पहले हमको मिनिमम रेटिफिकेशंस या सिग्नेटरीज को काम कर देना होता है, ताकि उसके बाद हम इसको लागू कर सकें। आगे देखते हैं। बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, जो होता है फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि प्रस्तावना या प्रियम्बल जो होता है वो बात करता है इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स की, इसके सोल की, जैसे कि संविधान का भी एक प्रियम्बल है। अब हमको समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, बात करता है इनहेरेंट डिग्निटी की, ऐसी डिग्निटी जो हमारे में पहले से ही है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स का इस फोकस ये होता है कि जो राइट्स वो आपको बता रहा है वो राइट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, वो आपको राइट्स दे नहीं रहा, वो आपकी राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये इक्वल है, यानी कि सबको बराबर मिली हुई है, और इनएलियनेबल है, यानी कि ये छीन नहीं सकता कोई भी। और इसका फाउंडेशन क्या है? फ्रीडम, जस्टिस और पीस इन द वर्ल्ड। बात करता है राइट डिराइव फ्रॉम इनहेरेंट डिग्निटी। ये जो अधिकार है वो हमारी खुद की डिग्निटी से ही आ रहे हैं, ये खुद से ही आ रहे हैं, इस रीजन से आ रहे हैं क्योंकि हम व्यक्ति हैं, हम ह्यूमन हैं। अकॉर्डेंस विद UDHR 1948 जो है वो प्राइम डॉक्यूमेंट है, फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ का ह्यूमन राइट्स पे कोई डॉक्यूमेंट है वो है UDHR। और बात करता है द आइडियल्स ऑफ फ्री ह्यूमन बीइंग एंजॉइंग फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी भी तरह के डर से उसको फ्रीडम हो, और वांट से किसी जिसकी उसको कमी ना हो। एंजॉय हिज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये वही राइट्स हैं जो बात करता है DPSP हमारा, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो है लिविंग वेजेस, ये सब तरह की जो चीज़ें हैं ये हैं हमारी इकोनॉमिक सोशल राइट्स, जो डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस पे, एज वेल एज द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आगे देखते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 1 की, जो बैक ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो एक जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल है, यानी कि ये इंटरनेशनल लॉ का रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है। सकता हूँ मेरे पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम टू चूज माई सॉवरेनिटी है, साथ ही पॉलिटिकल स्टेटस मेरा क्या होगा ये डिटरमाइन करने का अधिकार मेरे पास है। फॉर देयर ओन एंड्स फ्रीली डिस्पोज ऑफ देयर नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज, यानी कि जो देश है और जो उसके व्यक्ति हैं वो अपनी वेल्थ को जैसे वो इंजॉय करना चाहें वो कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जाएगा ऑफ हिज मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि जिस पे वो चल रहा है, जिस पे वो पल रहा है, जो वो काम कर रहा है वो काम उसे छीना नहीं जाएगा। उससे वो चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी के लिए गुजर करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो उसे छीनी नहीं जाएंगी। क्लॉज क्या बता रहा है इसका कि चाहे आप स्टेट पार्टी हो या चाहे आप ना हो, आपको ये ज़रूरी है कि आप रियलाइज करें द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, राइट टू फ्रीली चूज देयर सॉवरेनिटी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेटस उसका क्या होगा ये डिटरमाइन करने का अधिकार सिर्फ उसका है। आर्टिकल 2 क्या बता रहा है इसका कि हर स्टेट खुद भी
यानी कि खुद से ही, अपने खुद के रिसोर्सेज से, और साथ ही इंटरनेशनल रिसोर्सेज से जैसे कि WHO, यूनाइटेड नेशंस, इनके रिसोर्सेज से जो इकोनॉमिक और टेक्निकल हेल्प लेनी है वो ले, और साथ ही अचीव करे जो हम मांगते हैं, जो हम कहते हैं। यानी कि जो ICESCR बोलता है कि ये अधिकार इनको दीजिए, वो अधिकार आप इनको दीजिए। जैसे कि WHO इस वक्त कोरोना के टाइम पे मदद कर रहा है, तो ये वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ICESCR के गोल्स को। बात कर रहा है एडॉप्शन ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स की, यानी कि अगर किसी देश के अंदर जो है कोई कानून की कमी है जिसके कारण ये ICESCR के राइट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कानून बनाए। लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब कानून बनाना और फिर उसको लागू करना। क्लॉज 2 क्या बता रहा है? राइट्स एनंसिएटेड इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल बी एक्साइज्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी तरह के भेदभाव से अलग हमको ये अधिकार सबको देने हैं, क्योंकि ये सबकी इनहेरेंट डिग्निटी है इंसान होने की वजह से, चाहे वो किसी भी तरह का हो, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा। फिर क्या बता रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में? जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, श्रीलंका ये डेवलपिंग कंट्री है। ये जो कंट्रीज हैं इनको ये देखना है कि किस एक्सटेंट तक ये राइट्स को गारंटी कर सकते हैं नॉन नेशनल स्कोप ने। इसका ये मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी पूरी गारंटी देनी है कि वो अपने हर नेशनल को, जो उसका नागरिक है, उसको ICESCR के सारे अधिकार दे। लेकिन उसको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल चुकी है कि जब वो बाहरियों को यानी कि नॉन नेशनल्स को अधिकार देगा तो वो किस हद तक होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं सारे अधिकार ICESCR के अपॉन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 3 क्या बता रहा है? इक्वल राइट ऑफ मेन एंड वेमेन टू एंजॉय ऑल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब देखिए आर्टिकल 39 बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि ये जो भी अधिकार होंगे वो आदमी और औरत सबके लिए बराबर होंगे, क्योंकि आदमी और औरत बराबर होते हैं। आर्टिकल 4 इनका क्या बता रहा है कि स्टेट में सब्जेक्ट सच राइट्स ओनली टू द लिमिटेशंस एज डिटरमाइंड बाय द लॉ एंड फॉर प्रोमोटिंग द जनरल वेलफेयर। यानी कि ये जो अधिकार होंगे, देखिए कोई भी अधिकार जो होते हैं वो असीमित नहीं होते, कोई भी अधिकार जो होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे आर्टिकल 19(1) के अंदर अधिकार दे रखे हैं, पर 19(2) से लेकर 6 तक जो है वो रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं जो रीजनेबल हैं, वाजिद हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी अधिकार अगर आप देते हैं ICESCR का, आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, वो जो लॉ द्वारा हो और केवल जनरल वेलफेयर के लिए हो। यानी कि अगर हमको बड़ा गोल अचीव करना है, नेशनल गोल अचीव करना है, तो हो सकता है कि हम इंडिविजुअल के कोई अधिकारों को कम कर दें, पर वो भी रीजनेबल होने चाहिए। आर्टिकल 5 क्या बता रहा है? पूरे ICESCR को ऐसे पढ़ें कि इसके फुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। यानी कि हमको इसकी लैंग्वेज को टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम इसमें कमियां निकाल दें या इसमें हम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ढूंढने लगे। तो हमको इसको ऐसे पढ़ना है कि ये फुलर एक्सरसाइज ऑफ राइट्स हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।